तो लास्ट टाइम जो हम लोगों ने पढ़ा था, हम लोगों ने कल फंक्शन के बारे में पढ़ लिया था। आज उसको आगे का इम्प्लीमेंट करना है, उसको प्रैक्टिकली करके देखना है कि फंक्शन कैसे बनाया जाता है। तो एक बार जो है लास्ट का देख लेते हैं क्या क्या चीज़ हम लोगों ने पढ़ी थी, और कल हमने कोई असाइनमेंट भी दिए थे। तो ये बताइए क्या असाइनमेंट आप लोगों ने कर लिए? मैंने कुछ असाइनमेंट दिए थे आपको। एक बार देखिए फंक्शन को हम रिवाइज कर देते हैं, क्योंकि आज हमें मेनली फंक्शन पढ़ाना है और लगभग ये आज से नेक्स्ट जो क्लास चलेगी आज के बाद, उसमें आपको HTML सिखाया जाएगा। देखिए जो फंक्शन होता है, मैंने कल बताया था आपको कि फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड होगा जो कि एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करेगा। और फंक्शन जो है दो तरह का होता है, बिल्ट इन और यूजर डिफाइन। जिसमें से बिल्ट इन वाला जो होता है वो बना बनाया होता है, जिसको हम लोग पढ़ चुके हैं। अभी हम लोग को यूजर डिफाइन सीखना है। अगर आप अपना खुद का फंक्शन बनाना चाहते हैं, मतलब यूजर डिफाइन फंक्शन बनाना चाहते हैं, तो आपको 3 स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। पहला डिक्लेरेशन, दूसरा डेफिनेशन और तीसरा कॉलिंग। देखिए स्टार्ट करते हैं, बता देंगे लास्ट वाला मल्टीप्लिकेशन वाला भी लास्ट में बता देते हैं। पहले इस पे फोकस कीजिए जो मैं बता रहा हूँ अभी आपको। ये 15 मिनट का बस कॉन्सेप्ट है, 20 मिनट का समझ जाएंगे आप, ज़्यादा बड़ा नहीं है। देखिए जैसे फंक्शन बने बनाए होते हैं वैसे हम अपना भी बना सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे जो फंक्शन हम लोग बना बनाया कॉल करते हैं, वैसे ही हम लोग अपना खुद का फंक्शन भी बना सकते हैं। जैसे कि मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ, फंक्शन बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, फंक्शन को डिक्लेयर करना पड़ेगा। डिक्लेयर कहाँ किया जाएगा? डिक्लेयर किया जाएगा आपका, डिक्लेयर करने के लिए आपको मेन के ऊपर भी, मेन के ऊपर देखिए ध्यान से, मैंने कल लिख के बताया भी था आपको ये बातें सारी। डिक्लेयर आपको मेन के ऊपर करना है, मेन के पहले, ठीक है। तो मेन के पहले डिक्लेयर करना है। डिक्लेयर करते समय हमें सबसे पहले लिखना है फंक्शन का रिटर्न टाइप, कि फंक्शन किस तरह की वैल्यू रिटर्न करेगा। जैसे मैंने लिखा वॉइड, वॉइड का मतलब रिटर्न नहीं करेगा। जब फंक्शन रिटर्न करेगा तो हम लोग इंट, फ्लोट या कैर लिखेंगे, क्योंकि जिस टाइप की वैल्यू वो रिटर्न करेगा हम उस टाइप का वेरिएबल वहां पे लेते हैं। लेकिन जब रिटर्न नहीं करता है तो हम लोग वहां पे लिखते हैं वॉइड। वॉइड मीन्स रिटर्न नहीं करेगा। अब यहाँ पे हमें क्या लिखना है, अब यहाँ हमें लिखना है कि फंक्शन का नाम क्या रहेगा। फंक्शन का नाम हमने लिखा वेलकम, फंक्शन का नाम रहेगा वेलकम। और जो पैरामीटर पास किए जाते हैं इसके अंदर, यहाँ पे वो पैरामीटर जरूरी नहीं है पास किए जाए, ठीक है ना। तो ये हमने क्या किया, ये हमने कर दिया डिक्लेरेशन। फिर फंक्शन को क्या किया जाएगा, डिफाइन किया जाएगा। डिफाइन का मतलब फंक्शन को आप ये बताएं कि वो फंक्शन क्या काम करेगा। आप डिफाइन जो है डिक्लेरेशन के बाद करेंगे। अब डिक्लेरेशन जैसे यहाँ पे अगर हो चुका है, तो अब डेफिनेशन जो है वो मेन के पहले भी हो सकती है, मतलब डिक्लेरेशन के बाद, लेकिन मेन के पहले, मतलब यहाँ पे भी आप डिफाइन कर सकते हैं या मेन के बाद भी डिफाइन कर सकते हैं। मेन के बाद का मतलब यहाँ अंदर नहीं, मेन के बाद मतलब मेन के नीचे बाहर यहाँ पे। तो डिफाइन करने के लिए भी फिर से लिखना होगा वॉइड वेलकम, और इस तरह से, और इस बार यहाँ पे सेमीकोलन ना लगा के करली ब्रेस ओपन और क्लोज किए जाएंगे। इसके अंदर हम लोग को वो टास्क लिखना है जो टास्क ये फंक्शन परफॉर्म करेगा। जैसे कि मैंने लिखा प्रिंटफ हेलो, वेलकम टू फंक्शन, ऐसे लिख दिया मैंने। अब अगर मैं अभी इस प्रोग्राम को रन करवाऊंगा तो आउटपुट में कुछ भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? अगर मैं इस प्रोग्राम को अभी रन करवाऊंगा तो आउटपुट में कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि हमारा जो फंक्शन है, हमारा जो प्रोग्राम है, वो मेन फंक्शन से हमेशा स्टार्ट होता है। और आप ध्यान से देखिए तो मेन फंक्शन के अंदर कुछ भी नहीं है। हमारा प्रोग्राम मेन से शुरू होगा, मेन पे ही खत्म हो जाएगा, मेन में कुछ नहीं है। तो आउटपुट भी देखिए
कुछ भी नहीं आएगा। आउटपुट में आप देख सकते हैं कि कोई भी आउटपुट नहीं आया है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो हमारा फंक्शन होता है वो मेन के अंदर कॉल होना चाहिए, तभी उसका यूज होगा। देखिए अभी आउटपुट कुछ भी नहीं आया है, तो एक बार क्या करते हैं, वेलकम को मेन के अंदर कॉल करते हैं। यहाँ लिखा हमने वेलकम इस तरह से, ये कॉल हो गया, ठीक है ना। अब देखिए रन कराएंगे तो आउटपुट में आप देख सकते हैं लिख के आ रहा है हेलो वेलकम टू फंक्शन। ऐसा क्यों लिख के आ रहा है, क्योंकि इस बार फंक्शन कॉल हुआ, जैसे हमारा प्रोग्राम रन हुआ तो मेन चला और मेन के अंदर वेलकम कॉल हुआ तो वेलकम के अंदर लिखा हुआ कोड चल गया। तो वेलकम के अंदर लिखा हुआ कोड सिर्फ तभी चलेगा जब वेलकम को कॉल किया जाएगा। अब एक बार फिर इस बात को समझिए, रिटर्न टाइप क्या होता है। रिटर्न टाइप वो होता है जो कोई फंक्शन वैल्यू रिटर्न करता है। जैसे ये फंक्शन की डेफिनेशन है, यदि मैं यहाँ लिखूं रिटर्न 0 या रिटर्न 10 या रिटर्न कुछ भी लिखूं मैं लाइक 4.4, तो ये जो वैल्यू मैं रिटर्न कर रहा हूँ इस वैल्यू का जो टाइप होगा वो टाइप कहाँ लिखा जाएगा, जहां पे मैंने void लिखा है यहाँ पे। तो void क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि जब फंक्शन रिटर्न नहीं करेगा तो void लिखा जाएगा और अगर रिटर्न करेगा तो उस रिटर्न टाइप का डेटा टाइप लिखा जाएगा। तो ये आपके ऊपर है कि आप फंक्शन से रिटर्न करवाएं या ना करवाएं। ध्यान दीजिए मैंने कल आपको फंक्शन के 4 टाइप बताए थे। एक ऐसा फंक्शन जो ना रिटर्न करे और ना पैरामीटर ले, दूसरा ऐसा फंक्शन जिसमें रिटर्न ना करे लेकिन पैरामीटर ले, तीसरा फंक्शन रिटर्न ना करे लेकिन पैरामीटर रिटर्न करे लेकिन पैरामीटर ना ले, और चौथा फंक्शन जो रिटर्न भी करे और पैरामीटर भी ले। तो देखिए और एक एग्जांपल से सीखते हैं इस चीज को। फिर से एक बार प्रोग्राम बनाते हैं एक हम, और एक और मैं यूजर डिफाइंड फंक्शन बना के आपको दिखाता हूँ। यूजर डिफाइंड फंक्शन में सबसे पहले क्या किया जाएगा, डिक्लेरेशन। तो मैंने यहाँ पे डिक्लेरेशन किया void, मैंने कहा प्रिंट माई टेबल, फंक्शन का नाम क्या दिया, प्रिंट माई टेबल, और इस फंक्शन को मैंने क्या किया, डिक्लेयर किया। इसे कहेंगे डिक्लेरेशन। मैं कमेंट डाल के लिख दे रहा हूं, ये क्या है, ये है डिक्लेरेशन। देन मेन के नीचे या मेन के ऊपर, लेकिन डिक्लेरेशन के बाद पैरामीटर भी लिखेंगे, पैरामीटर की भी जरूरत नहीं है। void नहीं लिखेंगे तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि हमें बताना जरूरी है कि रिटर्न कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसके बिना एरर आएगी। ये फिक्स रूल है कि आपको रिटर्न टाइप लिखना ही है। जब रिटर्न करेगा तो इंट फ्लोट या कैर लिखना है, नहीं करेगा तो void लिखना है। और पैरामीटर हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम पास करें या ना करें। तो अभी मैं बिना पैरामीटर वाले फंक्शन बता रहा हूँ, फिर अभी पैरामीटर वाला भी ट्राई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम इस तरह से डिक्लेरेशन करेंगे। अब डेफिनेशन जो है वो मेन के नीचे भी आप दे सकते हैं और मेन के ऊपर भी दे सकते हैं। तो मैं मेन के ऊपर इस बार देता हूँ, इसे कहेंगे हम लोग डेफिनेशन। डेफिनेशन का मतलब है कि ये फंक्शन क्या करेगा ये डिफाइन करना। void प्रिंट माई टेबल और ये कर्ली ब्रेस ओपन और क्लोज, इसके अंदर हम वो कोड लिखेंगे जो कोड ये फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा। तो ये फंक्शन हम चाहते हैं एक टेबल प्रिंट करें, तो इसके लिए मैं इसके अंदर एक वेरिएबल लूंगा। फंक्शन के अंदर इस प्रिंट माई टेबल फंक्शन के अंदर मैंने एक वेरिएबल लिया और यहाँ पे कहा एंटर अ नंबर, और वो नंबर मैंने इनपुट कराया इस तरह से। अब लूप चलाया और टेबल प्रिंट कर दी। टेबल कैसे प्रिंट होती है पता होगा आपको अच्छे से, कई बार करवा चुके हैं हम लोग अब तक हैं। इसके अंदर मैंने प्रिंट करवाया परसेंटाइल स्पेस नंबर मल्टीप्लाइड बाय आई, इस तरह से। तो देखिए मैंने एक फंक्शन बनाया, प्रिंट माई टेबल डिक्लेयर किया, उस फंक्शन को मैंने डिफाइन कर दिया कि जब भी ये फंक्शन कॉल किया जाएगा तो ये इतना कोड एग्जीक्यूट करेगा। अब क्या होगा, जब ये इतना कोड एग्जीक्यूट करेगा तो अब इस फंक्शन को हमें कॉल करना है मेन के अंदर, क्योंकि अगर मैं अभी प्रोग्राम को रन कराऊंगा तो आपको मैं बता चुका हूं कि यदि मेन के अंदर कॉल नहीं करेंगे तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा।
और जब फंक्शन एग्जीक्यूट ही नहीं होगा तो हमारा आउटपुट नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रिंट माई टेबल और पैरेंथेसिस और सेमीकोलन। इसे कहेंगे क्या, ये है हमारी कॉलिंग, फंक्शन को कॉल करना। रन करवाया मैंने एक बार फंक्शन को, देखिए एंटर अ नंबर, तो यहाँ पे मैंने नंबर डाला कोई भी 3, तो आप देखिए 3 की टेबल इसने प्रिंट कर दी। तो यहाँ पे मेरा फंक्शन क्या कर रहा है, फंक्शन एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रहा है। अब देखिए हमारे मेन के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक फंक्शन को मैंने कॉल किया है, बाकी सारा काम वो फंक्शन कर रहा है। अगर आप थोड़ी देर के लिए ये मान लें कि ये फंक्शन हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है, ये देखिए अगर हम मान लें थोड़ी देर के लिए कि जैसे प्रिंटफ एक बना बनाया फंक्शन है, गेट एस एक बना बनाया फंक्शन है, या स्कैनफ एक बना बनाया फंक्शन है, वैसे अगर थोड़ी देर के लिए हम ये मान लें कि प्रिंट माई टेबल भी एक बना बनाया फंक्शन है और इस प्रोग्राम में नहीं बनाया गया है, तो आप ये मान लीजिए, समझिए कि जैसे हमने प्रिंट माई टेबल को कॉल किया, ये अपना काम करेगा और इसका काम क्या है, एक टेबल का नंबर इनपुट कराना और उस नंबर की टेबल को प्रिंट करना। तो ये यहाँ पे एक तरीके से फंक्शन एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है। वो बात अलग है कि मैंने ये फंक्शन खुद ही यहाँ बना रखा है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप मान लें कि ये फंक्शन इस यहाँ पे नहीं बना हुआ है, पहले से बना बनाया है, तो ये देखिए कितना आसान है कि फंक्शन को बस कॉल कीजिए, काम हो जाएगा। तो ऐसे ही हम लोग जो अपने जब प्रोग्रामिंग करते हैं तो बहुत सारे टास्क हमें ऐसे परफॉर्म करने पड़ते हैं जो कई बार परफॉर्म करने होते हैं। तो हम लोग उसको क्या करते हैं, एक फंक्शन में बना करके स्टोर कर लेते हैं और वो फंक्शन बार बार कॉल कर लेते हैं। बहुत ही आसान होता है ये, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है। अब हम लोगों ने देखिए ये वाला पहला वाला टाइप पढ़ लिया है, ऐसा फंक्शन जो ना रिटर्न करे और ना ही पैरामीटर ले। अब दूसरा वाला फंक्शन आपको तरीका बताते हैं कि फंक्शन ऐसा जो रिटर्न ना करे बट पैरामीटर ले। देखिए फंक्शन ऐसे ही बनेगा आपका, हमेशा हमेशा 3 स्टेप फॉलो होंगे। फर्स्ट इज डिक्लेरेशन, सेकंड इज डेफिनेशन एंड थर्ड इज कॉलिंग। अगला देखिए प्रोग्राम, यहां मैंने लिखा मेन के ऊपर एक फंक्शन बनाया, इस फंक्शन का नाम दिया, रिटर्न टाइप दिया वॉइड, क्योंकि रिटर्न नहीं करेगा मान लेते हैं ये, और इस फंक्शन का नाम दिया गेट फैक्टोरियल। गेट फैक्टोरियल में एक इंटीजर हम नम पास करेंगे। ये क्या हो गया, इसे हम लोग कहेंगे डिक्लेरेशन। और ये क्या है, ये है पैरामीटर। जो चीज पास की जाती है उसे हम लोग यहाँ स्टोर करते हैं नम में, वेरिएबल में, तो ये पैरामीटर कहा जाएगा। अब इस में मेन के नीचे मैं उस फंक्शन को डिफाइन करूंगा, गेट फैक्टोरियल, और यहाँ पे इंट नम, और अब करली ब्रेसेस। करली ब्रेसेस के अंदर हमें कोडिंग करनी है कि जो ये नंबर आए इस नंबर का फैक्टोरियल निकालने हम लोग। तो फैक्टोरियल कैसे निकालेंगे, एक वेरिएबल लेंगे फैक्ट इक्वल टू 1, एक वेरिएबल लेंगे फैक्ट इक्वल टू 1। अब एक लूप चलाएंगे इंटीजर i इक्वल टू 1 से लेकर के i लेस देन इक्वल टू नम तक, ये नम जो आ रहा है, और i प्लस प्लस। अब इसके अंदर हम लोग फैक्ट इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाइड बाय i करेंगे और लूप के बाहर आकर के प्रिंट करेंगे फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू परसेंटाइल d कॉमा फैक्ट। तो हमने एक प्रोग्राम बनाया, एक फंक्शन बनाया जिसमें हमने गेट फैक्टोरियल में एक नंबर पास किया और अंदर इस नंबर का हमने फैक्टोरियल निकाल के प्रिंट किया। अब इस फंक्शन को हम मेन के अंदर कॉल करेंगे। फंक्शन का नाम क्या है, गेट फैक्टोरियल, और यहाँ पे हम कोई नंबर पास कर देंगे लाइक 6 या 5। 5 जो है ये 5 है, ये कहाँ पहुंच जाएगा, ये 5 पहुंच जाएगा इस नम में। गेट फैक्टोरियल हमने कॉल किया, नीचे गेट फैक्टोरियल डिफाइन किया गया है, गेट फैक्टोरियल में एक इंट नम है, तो ये जो 5 मैंने कॉल करते समय पास किया, ये 5 कहाँ आ जाएगा, इस नम में, और ये लूप चलेगा 5 बार और फैक्टोरियल आ जाएगा 5 का। तो ये होता है पैरामीटराइज्ड फंक्शन, ऐसा फंक्शन जो रिटर्न ना करे लेकिन पैरामीटर ले। देखिए फैक्टोरियल इक्वल टू आया 120, क्यों,
क्योंकि हमने सबसे पहले फंक्शन को जब डिक्लेयर किया तो ये बता दिया था अपने कंप्यूटर को कि हमारा जो फंक्शन होगा उसका नाम होगा गेट फैक्टोरियल, वो रिटर्न नहीं करेगा, वो एक पैरामीटर लेगा जिसका नाम होगा नम और इंटीजर टाइप का पैरामीटर होगा। वो डिफाइन करते समय भी हमने ये बात लिखी और अब इसके अंदर हमने इस नम का जो नम आएगा हमारे पास उस नम के हिसाब से लूप चलाया नम तक और फैक्टोरियल कैलकुलेट कर लिया। अब जो फैक्टोरियल आया वो प्रिंट कर दिया। अब जब कॉलिंग की हमने फंक्शन की तो हमने एक नंबर पास किया और ये वही नंबर है जो जाकर के इस नम में स्टोर हो जाएगा। ये होता है पैरामीटराइज्ड फंक्शन। ऐसा फंक्शन जो वैल्यू वापस तो ना करे कोई भी, लेकिन हम उसमें वैल्यू पास कर सकें। अगला होता है रिटर्न करे बट पैरामीटर ना ले। अगला क्या है? रिटर्न करे बट पैरामीटर्स ना एक्सेप्ट करे। तो देखिए एक फंक्शन प्रोग्राम, इसको सेव किया प्रोग्राम 41 के नाम से। अब इसमें क्या होगा कि फंक्शन होगा जो रिटर्न करेगा लेकिन पैरामीटर नहीं लेगा। तो इसका मतलब रिटर्न करेगा, तो अब हम यहाँ पे हमें सोचना है कि किस तरह की वैल्यू रिटर्न करेगा और क्या वैल्यू रिटर्न करेगा। तो हम यहाँ पे ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे जैसे कि हम यहाँ पे मान लेते हैं, बनाते हैं प्रोग्राम सम ऑफ डिजिट का, सम ऑफ डिजिट का। तो वेरिएबल यहाँ पे इंटीजर टाइप का डेटा टाइप लिया और यहाँ पे फंक्शन का नाम दिया सम ऑफ डिजिट। फंक्शन का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, इस बार हमने यहाँ पे ये हमने गलती कर दी, ये नहीं करना था। हाँ, ये हमने फंक्शन क्या किया? डिक्लेयर किया। फंक्शन का नाम है सम ऑफ डिजिट। फंक्शन का रिटर्न टाइप इस बार देखिए इंट है। पिछली बार वॉइड था, इस बार फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है? इंट है। और पैरामीटर कुछ भी नहीं है। इसमें पैरामीटर होता है, पैरामीटर कुछ नहीं है। पहले रिटर्न टाइप होता है, तो अब तक वॉइड चल रहा था, अब मैंने इंट लिया है। अब यहाँ पे लिखेंगे इंट सम ऑफ डिजिट अब फंक्शन ये वैल्यू रिटर्न करेगा। तो यहाँ हमने एक इंटीजर नम वेरिएबल लिया, प्रिंटफ कराया एंटर अ नंबर और स्कैनअप करवाया परसेंटाइल डी एम्परसेंड नम। और इसके बाद में हमने यहाँ पे सम ऑफ डिजिट निकालने की कोडिंग करेंगे। हम लोग सम ऑफ डिजिट निकालने के लिए यहाँ पे दो वेरिएबल और लेने पड़ेंगे, एक रिमाइंडर और एक सम इक्वल टू 0। अब यहाँ लिखेंगे व्हाइल हमारा नंबर बड़ा रहे 0 से। ये सम ऑफ डिजिट का प्रोग्राम है, आपने बनाया होगा, मैंने टास्क भी दिया था। सम ऑफ डिजिट के लिए नम ग्रेटर देन 0 और इसके अंदर लिखेंगे रिमाइंडर इक्वल टू नंबर मॉडुलस 10, 10 से इसका शेषफल निकालेंगे। सम इक्वल टू सम प्लस रिमाइंडर करेंगे और इसके अंदर नंबर इक्वल टू नंबर डिवाइडेड बाई 10 कर देंगे। अब व्हाइल के बाद देखिए मुझे मेरा आंसर किस में आएगा? सम में। अब मैं चाहता हूं सम को प्रिंट ना करके सम को रिटर्न कर दूं। तो ये देखिए मैंने लिखा रिटर्न, रिटर्न एक कीवर्ड है, उसके आगे लिखा सम। अब ये रिटर्न क्या करेगा? सम की वैल्यू को रिटर्न कर देगा। अब हमारा यहाँ पे रिटर्न टाइप क्या है? इंटीजर। और हमने देखिए जो रिटर्न की है वैल्यू वो सम जो है वो भी इंटीजर ही है। अब क्या करेंगे हम लोग? मेन के अंदर आएंगे और उस फंक्शन को कॉल करेंगे सम ऑफ डिजिट को। लेकिन अब ध्यान दीजिए, सम ऑफ डिजिट को कॉल तो करेंगे लेकिन ये सम ऑफ डिजिट एक नंबर रिटर्न करेगा। अब वो नंबर हमें यहाँ कैच भी करना पड़ेगा। जो नंबर सम ऑफ डिजिट जो है रिटर्न करेगा वो नंबर हमें यहाँ पे कैच भी करना पड़ेगा। रिजल्ट वेरिएबल में हमने कैच कर लिया। अब इस रिजल्ट को हम मेन के अंदर ही प्रिंट करा देंगे। तो हमने लिखा सम ऑफ डिजिट इक्वल टू परसेंटाइल रिजल्ट। अब देखिए रन कराया इसको
तो आउटपुट में आया एंटर अ नंबर, मैंने नंबर डाला 715, तो इसका सम ऑफ डिजिट क्या आया 13, ठीक है ना, 7 और 1 8, 8 और 5 13, तो ये सम ऑफ डिजिट इसके सभी नंबर का जोड़ आ गया और जो वैल्यू रिटर्न आई हमने उसको प्रिंट कर दिया। तो इस बार देखिए जो हमने प्रोग्राम बनाया है इसमें हम लोग एक नंबर रिटर्न करा रहे हैं। आप ध्यान से देखिए, फंक्शन का नाम है सम ऑफ डिजिट और ये सम ऑफ डिजिट क्या करता है, इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है। कैसे, इसके अंदर ये कैलकुलेशन पूरी जब हो जाती है तो ये रिजल्ट को हमें रिटर्न कर देता है, ठीक है ना। जब कैलकुलेशन पूरी हो जाती है तो ये रिजल्ट को हमें रिटर्न कर देता है। ये होता है हमारा बेसिक फॉर्मूला। तो ये है रिटर्न टाइप। अब एक और फंक्शन हम लोग यूज कर सकते हैं, तरीका मतलब फंक्शन के बनाने का, एक ऐसा फंक्शन जो रिटर्न भी करे और पैरामीटर भी ले। अभी तक कोई ऐसा हम लोगों ने फंक्शन बनाया नहीं, तो देखिए ऐसा फंक्शन जो रिटर्न भी करे और पैरामीटर भी ले। देखिए तो हम लोग यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं ऐसा जो रिटर्न भी करे और पैरामीटर भी ले। तो जैसे गेट फैक्टोरियल वाला बनाया था, चलिए उसी को बना लेते हैं, इंटीजर गेट फैक्टोरियल और इसके अंदर एक इंटीजर नम। तो ध्यान से देखिए ये फंक्शन रिटर्न भी करेगा इंटीजर वैल्यू और एक इंटीजर वैल्यू एक्सेप्ट भी करेगा। तो रिटर्न में तो बस रिटर्न टाइप लिखते हैं लेकिन पैरामीटर में वेरिएबल भी लेते हैं, ठीक है। ये हो गया डिक्लेरेशन। मेन के नीचे आए और यहाँ पे लिखा गेट फैक्टोरियल इंटीजर नम और यहाँ पे जो नंबर आएगा उसको हम लोग फैक्टोरियल निकाल लेंगे उसका। देखिए फॉर इंट i इक्वल टू 1 से लेकर के i लेस देन इक्वल टू नम तक और i प्लस प्लस इसके अंदर फैक्ट इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाइड बाई i और लूप से जो वैल्यू कैलकुलेट होके फैक्ट में आएगी वो हम रिटर्न कर देंगे, ठीक है। अब ये कैसा फंक्शन हो गया, ये ऐसा फंक्शन रहेगा जो फंक्शन रिटर्न भी कर रहा है और पैरामीटर भी ले रहा है। अब ध्यान से देखिए मेन के अंदर हम इसको कॉल करेंगे कैसे, गेट फैक्टोरियल, गेट फैक्टोरियल। अब इसके अंदर एक नंबर पास करना है, जैसे मैंने पास किया 6 और वापस जो ये नंबर करेगा हमको वो हम यहाँ इंटीजर रिजल्ट में स्टोर करेंगे और प्रिंट कर देंगे रिजल्ट को। तो ये ऐसा फंक्शन है जो एक वैल्यू ले भी रहा है और एक वैल्यू हमको वापस भी दे रहा है। देखिए रन करवाया हमने इसको तो 720 देखिए आ गया। आंसर वैसा ही आ रहा है, आंसर में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन फंक्शन को बनाने का तरीका अलग है। तो हम अपने किसी भी फंक्शन को 4 तरीके से बना सकते हैं, आपके ऊपर है कि आप कौन सा इस्तेमाल करेंगे। ऐसा कहीं फिक्स नहीं होता है कि कब कौन सा इस्तेमाल होगा, ये आपकी चॉइस है कि आप जब जो इस्तेमाल कर लें। तो एक बार रिवाइज कर लीजिए, हमने जो ये फंक्शन बनाया था बेसिक फंक्शन जिसमें हमने वेलकम बनाया और वेलकम को कॉल किया, देखिए ध्यान से। फिर हम लोगों ने एक फंक्शन बनाया जिसमें वो फंक्शन टेबल प्रिंट कर रहा है और ये फंक्शन ना रिटर्न कर रहा है और ना ही पैरामीटर ले रहा है। ध्यान से देखिए ये वॉइड रिटर्न कर रहा है, वॉइड मतलब होता है ब्लैंक, मतलब एम्प्टी, कुछ नहीं रिटर्न करना, और इसमें पैरामीटर भी कोई नहीं पास किया गया है। ये ऐसा फंक्शन है जो रिटर्न नहीं कर रहा है, मतलब रिटर्न तो वॉइड है लेकिन एक इंटीजर नम पैरामीटर ले रहा है। ये एक ऐसा फंक्शन है जो रिटर्न तो कर रहा है लेकिन कोई पैरामीटर नहीं ले रहा है। और ये एक ऐसा फंक्शन है जो रिटर्न भी कर रहा है और पैरामीटर भी ले रहा है। तो ये होता है फंक्शन का कॉन्सेप्ट। आप अपनी जरूरत के अनुसार जब जो चाहे फंक्शन बना सकते हैं। फंक्शन पे बहुत कुछ डिपेंड रहेगा क्योंकि हमें जब भी कोई काम हमें बार बार करना होता है तो हम उसको एक बार उसका फंक्शन बना लेते हैं और जब हमें ज़रूरत पड़ती है उसकी, उस फंक्शन को बस कॉल कर लेते हैं, बस। उसके अलावा हमें कुछ भी नहीं करना होता है।
तो फंक्शन बना के रख लेंगे, जैसे printf, scanf, getS, ऐसे बहुत सारे फंक्शन बने हुए रखे हुए हैं। हम लोग उनका क्या करते हैं, हम लोग बस उन्हें कॉल करके इस्तेमाल कर लेते हैं, दोबारा बनाना तो नहीं पड़ता। अब सोचिए अगर printf ना बना होता तो आप कैसे वैल्यू प्रिंट करेंगे, और फिर अगर हमें प्रिंट करने के लिए बहुत सारा कोड करना होता, तो उससे तो आसान है कि हमारे पास फंक्शन है। तो फंक्शन का काम होता है कि बहुत सारे कोड को एक लाइन में कन्वर्ट कर देना। जैसे देखिए ये जो प्रोग्राम है, इसमें आप देखिए इतने को प्रोग्राम को सिर्फ देखिए, इतने प्रोग्राम को आप ध्यान से देखेंगे तो प्रिंट टेबल एक फंक्शन है जो कॉल किया गया है और ये एक टेबल प्रिंट कर देता है। लेकिन इसके पीछे, इस फंक्शन के पीछे बहुत सारा कोड लिखा गया है। आप तो बस इसको कॉल कर रहे हैं, लेकिन इसको बनाने के लिए देखिए ऊपर इतना सारा कोड लिखा गया है यहाँ पे। तो ये कोड, इतने सारे कोड को सिर्फ हमने एक लाइन में कन्वर्ट कर दिया कि अब इतना कोड आपको लिखना होता है टेबल प्रिंट करने के लिए, लेकिन अब सिर्फ आपको ये लिखना है प्रिंट माई टेबल, और ये टेबल प्रिंट कर देगा। तो फंक्शन का काम होता है कहीं ना कहीं हमारे काम को आसान करना, ठीक है ना। तो फंक्शन का इस्तेमाल करके हम लोग अपने टास्क को कई पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। हम अपने बड़े से बड़े टास्क को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक आप लोग प्रोग्राम पूछ रहे थे, हम वो बता देते हैं। मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम देखिए, थोड़ा प्रोग्राम बड़ा रहेगा, ध्यान दीजिएगा। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन देखिए, मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के लिए हम सबसे पहले एक वेरिएबल लेंगे, इंटीजर मैट्रिक्स 1, मैट 1 नाम का वेरिएबल लिया, और इसको मैंने 3 और 3 का असाइन किया मैट्रिक्स, ठीक है, 3 into 3 का मैट्रिक्स। फिर यहाँ पे मैट 2 और 3 into 3 का मैट्रिक्स असाइन किया। फिर एक वेरिएबल लिया मैट 3 और इसको भी 3 और 3 का असाइन किया। फिर मैंने एक वेरिएबल लिया i, j और k, ये मैंने वेरिएबल लिए कुछ। तो यहाँ इसमें पहला मैट्रिक्स इनपुट कराएंगे, इसमें दूसरा मैट्रिक्स इनपुट कराएंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसमें स्टोर करेंगे और फिर तीनों को प्रिंट करा देंगे। ये हमारा लॉजिक होने वाला है। हमारा लॉजिक क्या होगा, सबसे पहले हम पहली मैट्रिक्स इनपुट कराएंगे, फिर दूसरी मैट्रिक्स इनपुट कराएंगे, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर तीनों को, पहली, दूसरी और तीसरी मैट्रिक्स को प्रिंट कर देंगे। तो प्रिंटफ एंटर फर्स्ट मैट्रिक्स ऑफ 3 into 3। अब आप लोग को ध्यान देना है, यहाँ पे इंटीजर i वेरिएबल चलेगा 0 से i लेस देन चलेगा 3 तक और i प्लस प्लस। फिर लूप चलेगा j इक्वल टू 0 से j लेस देन 3 और j प्लस प्लस। ध्यान दीजिएगा तभी समझ में आएगा। स्कैनर परसेंटाइल d m% मैट्रिक्स 1 के i के j पे ये वैल्यू स्टोर हो जाएगी। ये लूप इतना चलेगा, इससे पहली मैट्रिक्स इनपुट हो जाएगी। सेम तरीके से सेम काम फिर से करेंगे हम लोग, लिखेंगे एंटर सेकेंड मैट्रिक्स ऑफ 3 into 3। फिर लिखेंगे यहाँ पे लूप फॉर i इक्वल टू 0 से i लेस देन 3 और i प्लस प्लस, ठीक है। फिर एक लूप चलेगा फॉर j इक्वल टू 0, j लेस देन 3 एंड j प्लस प्लस। फिर इसके अंदर स्कैन अप कराएंगे परसेंटाइल d m% मैट्रिक्स 2 ऑफ r नहीं i ऑफ j, ठीक है। अब इन दोनों को गुणा करेंगे, लेकिन जैसे जोड़ा जाता है, जैसे घटाया जाता है,
वैसे गुणा नहीं किया जाता है। गुणा करने के लिए आपको यहाँ पे ऐसा करना होता है कि पहली मैट्रिक्स के रो को दूसरी मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई करना होता है और फिर उनका जो जोड़ आता है, आंसर जो आता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, पहला एलिमेंट बनाते हैं। तो एक आपको मैं इमेज दिखाता हूं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये इमेज देखिए, आप इस इमेज को ध्यान से देखिए, समझिए। यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग के पास पहली मैट्रिक्स होती है, इधर दूसरी मैट्रिक्स होती है। फिर हम लोग पहली मैट्रिक्स को, ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहली मैट्रिक्स के रो को दूसरी मैट्रिक्स के कॉलम के एक एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उसका पहला एलिमेंट निकलता है। तो जैसे 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 आएगा, 2 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 आएगा और 3 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 33 आएगा। अब इन तीनों को जोड़ेंगे, 7, 18 और 33 जो आया है, इन तीनों को जोड़ेंगे तो 58 आएगा। ठीक है ना, एग्जैक्टली 58 ही आएगा शायद, मतलब चेक करना पड़ेगा, मुझे जोड़ना पड़ेगा। तो अभी के समझ लीजिए कि इन तीनों को जोड़ना पड़ेगा। तो इस तरह से मल्टीप्लिकेशन होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे फॉर लूप लगाएंगे i इक्वल टू 0 से i लेस देन 3 और i प्लस प्लस। फिर इसके अंदर एक लूप चलाएंगे फॉर, अब देखिए यहां पे आपको समझना पड़ेगा थोड़ा लॉजिकली कि पहले तो लूप चलेगा रो के लिए और फिर दूसरा लूप चलेगा कॉलम के लिए, लेकिन यहाँ पे एक तीसरा लूप भी चलेगा। तो पहला लूप चलेगा रो के लिए, दूसरा लूप चलेगा कॉलम के लिए। एक और तीसरा लूप चलेगा, ठीक है ना, और ये के वाला लूप चलेगा। ये मल्टीप्लाई करके जोड़ेगा एक तरीके से। तो k इक्वल टू 0 से k लेस देन 3 एंड k प्लस प्लस। लेकिन जब पहला वाला लूप चलेगा, जब पहला वाला लूप चलेगा तो दूसरा वाला, सॉरी, तो मैट्रिक्स 3 के i के j पर हम 0 स्टोर कर देंगे ताकि वहां पे बाय डिफॉल्ट कुछ भी ना रहे, बाय डिफॉल्ट 0 हो जाए, कोई गार्बेज वैल्यू ना रहे। और फिर इसके अंदर मैट्रिक्स 3 के i के j पर हम लोग प्लस इक्वल करेंगे। प्लस इक्वल क्यों करेंगे, क्योंकि हमें जोड़ना भी है और गुणा भी करना है। किसको, मैट्रिक्स 1 के i और k को मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स 2 के k और j से। ये लॉजिक है, समझा देंगे भी। एक बार पहले हम पूरा प्रोग्राम बना लेते हैं। तो सबसे पहले अब मल्टीप्लिकेशन हो गया, समझिए। अब मल्टीप्लिकेशन में कुछ नहीं बचा है। अब सबसे पहले मैट्रिक्स 1 प्रिंट कराते हैं, मैट्रिक्स 1, और यहाँ पे लिखेंगे फॉर लूप, फिर i इक्वल टू 0, i लेस देन 3, i प्लस प्लस, फिर j इक्वल टू 0, j लेस देन 3 एंड j प्लस प्लस। और इसके अंदर प्रिंट कराएंगे printf परसेंटाइल d और मैट्रिक्स 1 ऑफ i ऑफ j, और यहाँ प्रिंट कराएंगे ये। इसके बाद हम लोग प्रिंट कराएंगे मैट्रिक्स 2, तो मैट्रिक्स 2
और फिर से लूप चलाएंगे i इक्वल टू 0 से i लेस देन 3 तक और i प्लस प्लस। फिर इसके अंदर फिर से लूप चलाएंगे j इक्वल टू 0 से j लेस देन 3 तक और j प्लस प्लस। फिर इसके अंदर प्रिंट कराएंगे परसेंटाइल d और मैट्रिक्स 2 ऑफ i ऑफ j और यहाँ पे प्रिंट कराएंगे \n। फिर क्या करेंगे, फिर से मैट्रिक्स की तीसरी मैट्रिक्स प्रिंट कराएंगे। तो मैट्रिक्स 3 में क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशन आएगा। फिर से लूप चलाएंगे फॉर i इक्वल टू 0 से लेकर के, सेम लूप चल रहा है, देखिए ध्यान से, लूप हर बार सेम चल रहा है। फॉर j इक्वल टू 0 से j लेस देन 3 एंड j प्लस प्लस। इसके अंदर प्रिंटफ कराएंगे परसेंटाइल d को मैट्रिक्स 3 के i ऑफ j को और यहाँ पे प्रिंट कराएंगे \n को। ये प्रोग्राम बनेगा पूरा। सेव किया हमने इसको, एक बार रन कराया तो ध्यान दीजिए यहाँ पे मुझे सबसे पहले पहली मैट्रिक्स इनपुट करनी है। मैंने कोई भी पहली मैट्रिक्स इनपुट कर दी, 3 इंटू 3 की होगी तो टोटल 9 कॉलम होंगे। तो 3, 2, 5, 6, 1, 2, 8 इस तरह से पहली मैट्रिक्स इनपुट हो गई। अब दूसरी मैट्रिक्स इनपुट करेंगे तो दूसरी मैट्रिक्स इनपुट करेंगे 1, 2, 3, 4, 2, 1, 2, 1, 3। अब आप ध्यान दीजिए, ये पहली मैट्रिक्स है, ये दूसरी मैट्रिक्स है और ये तीसरी मैट्रिक्स है। तो देखिए पहली मैट्रिक्स का जो रो है वो दूसरी मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई हुआ, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 आएगा 3, 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 आएगा 8 और 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 आएगा 10। तो 8, 3 और 10 जोड़िए, 8 और 3 11 और 10 क्या आया 21। तो देखिए पहला एलिमेंट आ गया 21। फिर पहली रो वही रहेगी लेकिन कॉलम दूसरा होगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 3 दूनी 6, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 2 दूनी 4, 5 मल्टीप्लाइड बाई 1 5, तो 4, 6 और 5, तो 6 और 5 11 और 4 15। ये देखिए दूसरा एलिमेंट आया। इसी तरह से ये पूरी मैट्रिक्स का कैलकुलेशन हो रहा है। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए ये वाला लॉजिक, ये वाला, बाकी सारे लूप सेम है। देखिए इनपुट करने के लिए लूप सेम है, यहाँ स्कैनफ लगा हुआ है, मैट्रिक्स 1 लिखा हुआ है। दूसरी वैल्यू का इनपुट करने के लिए भी लूप सेम है, बस यहाँ मैट 1 था यहाँ पे और यहाँ पे मैट 1 था, यहाँ पे मैट 2 कर दिया गया है। फिर आउटपुट करने के लिए लूप सेम है, देखिए बस यहाँ मैट 1 है, यहाँ मैट 2 है और यहाँ मैट 3 है, बाकी सब कुछ सेम है। आई का लूप हर बार 0 से 3 तक जा रहा है, 3 के लेस देन तक। जे का लूप भी 0 से 3 के लेस देन तक जा रहा है हर बार। समझना बस आपको ये वाला लूप है जिसमें हमने 3 लूप लगाए हैं। तो एक लूप रो के लिए, दूसरा लूप कॉलम के लिए, तीसरा लूप मल्टीप्लिकेशन के लिए, और रो और कॉलम का मल्टीप्लिकेशन होगा। तो पहले तो उस रो और कॉलम पे 0 स्टोर कर देंगे ताकि कोई गार्बेज वैल्यू ना रहे। फिर हमने के का लूप चलाया 3 तक, तो यहाँ पे हमने देखिए, यहाँ पे अगर हम इसको मान लें, देखिए ध्यान से, ये पहला लूप है, ये दूसरा लूप है और ये तीसरा लूप है। पहला लूप क्या है, ये पहला लूप किसका है, पहला लूप है, पहला लूप किसके लिए है, देखिए ध्यान से, पहला लूप है आई के लिए, पहला लूप है आई के लिए। दूसरा लूप किसके लिए, ये वाला लूप है जे के लिए। ठीक है ना, दूसरा लूप है जे के लिए। और ये तीसरा लूप किसके लिए है, तीसरा लूप है के लिए। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है
कि यहाँ पे हमने देखिए पास किया आई और जे, फिर आई और के और जे। आप यहाँ पे छोटा सा लॉजिक याद रखिएगा, कभी आप ये लॉजिक भूलेंगे नहीं। 12, 13 और 32। देखिए पहला लूप 12 मतलब पहला लूप और दूसरा लूप। पहला लूप क्या है आई और दूसरा लूप क्या है जे। तो यहाँ देखिए पास किया गया आई और जे, मतलब 12 मतलब 1 और 2, पहला लूप और दूसरा लूप। फिर 13 मतलब पहला लूप और तीसरा लूप। तो देखिए आई पहला लूप है, के तीसरा लूप है, तो यहाँ आई और के है, तो 1 पहला लूप और तीसरा लूप, 12 और 13। फिर 32, 13 और 13 मतलब 32 का मतलब तीसरा लूप और दूसरा लूप। तीसरा लूप है के और दूसरा लूप है जे, तो यहाँ के और जे पास किया गया। तो 12, 13, 32 अगर आप याद रखेंगे तो ये लॉजिक कभी नहीं भूलेंगे, बहुत आसान है, ठीक है ना। तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट होता है। देखिए ध्यान से, तो ये है हमारा मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम पूरा। स्क्रीनशॉट लीजिए, ये हमारा पहला, एक एक करके लीजिए, 6 लूप है टोटल। ये पहला लूप है, इसका हो गया, ठीक है। यहां से ये दूसरा लूप है, ठीक है। फिर ये तीसरा लूप है, फिर ये चौथा लूप है, फिर ये पांचवा लूप है, और ये लास्ट लूप है। ठीक है, ये बेसिक प्रोग्राम है, बहुत ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, लेकिन एक बार समझना पड़ेगा आपको, एक बार खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बनाना पड़ेगा, तब समझ में आएगा। एक बार में समझ में नहीं आया हो तो आप खुद से बनाइए 1-2 बार और बताइएगा मुझे, ठीक है। तो यहाँ से हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट सी का कंप्लीट होता है। मंडे से आपकी जो क्लासेस हैं वो HTML की स्टार्ट होंगी, वेब टेक्नोलॉजीज की, और उसके अकॉर्डिंग लैंग्वेज के अकॉर्डिंग स्टार्ट होंगी। तो आप लोगों से मंडे को डिस्कस किया जाएगा उसको लेकर के, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक।